जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 25 से भी अधिक लुटेरों द्वारा हाईजैक की गई वैसल को बचाने के लिए इंडियन नेवी के मार्कोस उतरे एक्शन में। कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री अभी भी है भारत के लिए बड़ा खतरा। डिसेबल कैडेट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से अप्रूव किया गया महत्वपूर्ण प्रस्ताव। चीन की मदद से पाकिस्तान को भी मिल चुकी है भारत पर जासूसी करने के लिए मिसाइल ट्रैकिंग शिप। और INS चिल्का से पास आउट हुआ अग्निवीर का तीसरा बैच। इंडियन नेवी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करते समय एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम है रोएन, जिसको सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक करके रखा हुआ था, तो इस वेसल पर सवार समुद्री लुटेरों ने इंडियन नेवी की वॉरशिप पर फायर किया था। और जो ये मर्चेंट वेसल रोएन है तो इसे सोमाली पायरेट्स ने पिछले साल 14 दिसंबर को हाईजैक किया था। और इंडियन नेवी के मुताबिक हाईजैक की गई इस वेसल का इस्तेमाल जो ये समुद्री लुटेरे हैं तो वो समुद्र में बाकी के वेसल्स को हाईजैक करने वाले कृत्यों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर जब इंडियन नेवी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो 15 मार्च को इंडियन नेवी के वॉरशिप ने इस वेसल को इंटरसेप्ट किया था। और इस दौरान इस वेसल पर सवार समुद्री लुटेरों ने इंडियन नेवी की वॉरशिप पर ओपन फायर करना शुरू कर दिए। और फिर इंडियन नेवी ने भी सेल्फ डिफेंस में और पायरेसी को काउंटर करने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पर्याप्त कार्रवाई करी। जो इस मर्चेंट वेसल पर समुद्री लुटेरे सवार थे तो उनको सरेंडर करके इस वेसल को छोड़ने के लिए कहा गया। और अगर उन्होंने किसी भी सिविलियन को बंधक बना के रखा हुआ है तो उनको भी छोड़ने के लिए नेवी की तरफ से इन पायरेट्स को वार्निंग दी गई। और बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस ऑपरेशन को लेकर जो भी अपडेट्स आए हैं तो उसके मुताबिक इंडियन नेवी ने इस मर्चेंट वेसल रोएन के क्रू के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है। इस वेसल पर 17 क्रू मेंबर सवार हैं जो कि अंगोलिया, बुल्गारिया और म्यांमार से हैं। और जो मर्चेंट वेसल है अभी भी सोमाली पायरेट्स के कब्जे में। और इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस भी इस एक्शन में उतर चुके हैं। और ये पूरा ऑपरेशन भारतीय तट से करीब 2800 से 3000 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। और उम्मीद जताई गई कि इस मर्चेंट वेसल पर कम से कम 25 से अधिक पायरेट्स मौजूद हैं जो कि इस मर्चेंट वेसल रोएन को अपनी पायरेसी के लिए एक मदरशिप की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वेसल पर सवार सभी 17 क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सेफ हैं। और नेवी का सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य इन क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू करवाना, पायरेट्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना। और जबकि इन समुद्री डाकुओं को तट संचालकों के साथ सरेंडर के मामले पर चर्चा करते हुए भी सुना गया है। बाकी अगर इन पायरेट्स में थोड़ी सी भी समझदारी होगी तो वो जल्दी सरेंडर कर देंगे, क्योंकि इनके लिए इंडियन नेवी से पंगा लेने का मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। और इससे जुड़े जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में एक सेशन को संबोधित करते हुए 21वीं सेंचुरी में भारत के लिए कुछ बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो इसी प्रश्न के उत्तर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ये कहना था कि मुझे लगता है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस को देखें तो सबसे बड़ी चुनौती ज़्यादातर बाहर से होगी। और वो निश्चित रूप से एक तत्काल चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी जो बाहरी चुनौतियां होती हैं, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, तो वो राष्ट्र को एकजुट करती हैं। और हमने इसे कारगिल में भी देखा है और हमने इसे गलवान में भी देखा है। और जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है तो हमारी तत्कालीन चुनौती चीन और उसके साथ हमारी अस्थिर सीमा समस्या है। हमारे दो पड़ोसी हैं, दोनों हमारे विरोधी हैं और दोनों का दावा है कि उनकी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और महासागर जितनी गहरी है। और वो दोनों ही परमाणु सक्षम है, यानी कि न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन ये दोनों ही वास्तव में प्रिडिक्टेबल है और इंडियन मिलिट्री ये जानती है कि आखिर ये किस तरह का खतरा है। बाकी इसके अलावा जो हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसका हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते, तो इस मामले पर हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी भविष्य में युद्ध का बदलता हुआ तरीका। और इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज, नई वेपन सिस्टम्स, नई टैक्टिक्स, नई स्ट्रेटजीज, इन सभी को इंट्रोड्यूस करना होगा। और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या फाइनेंशियली वीक होता हुआ पाकिस्तान क्या अभी भी भारत के लिए लगातार खतरा बना रहेगा, तो इसके उत्तर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से उथल पुथल में हो और राजनीतिक रूप से भी थोड़ा अस्थिर हो, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान की सैन्य तौर पर क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई है। और इसके लिए हमें अपनी एडवर्सरी को फुल मार्क्स देने चाहिए। और यही चीज़ों को देखने का एक बेहतर तरीका है और मैं चीज़ों को इसी तरह से देखता हूँ। और वैसे अगर देखा जाए तो बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भले ही कैसी हो, लेकिन पाकिस्तान अपनी मिलिट्री में खर्चा करने से कभी पीछे नहीं रहती है। और हमने जो पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री के कंपैरिजन वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी आपको ये बात क्लियरली नजर आएगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और बेहद जल्द भारत वर्सेस चीन की मिलिट्री का कंपैरिजन भी आने वाला है। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को यह भी कहना था कि जहाँ तक हमारे सीमाओं की बात है तो वो अच्छी तरह से सुरक्षित है और हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, खास करके नॉर्थ में विवादित सीमाएं भी। बाकी अभी जो अग्नि 5 का MIRV के साथ पहली बार टेस्ट हुआ था तो उस पर बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हमारे डेटरेंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद ही हाई होनी चाहिए। और अग्नि 5 पे लेटेस्ट टेस्ट हमारे इस डॉक्ट्रिन की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करता है।
काफ़ी लंबे समय से यंग डिसेबल कैडेट्स को राइट्स दिलाने के लिए जो कुछ लोगों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, तो अब इस दिशा में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। और वो ये है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन सभी कैडेट्स के लिए रीसेटलमेंट फैसिलिटीज़ के एक्सटेंशन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जो कैडेट्स मिलिट्री एकेडमीज़ में ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल होने की वजह से डिसेबल्ड हो जाते हैं, फिर जिसके चलते उन्हें मिलिट्री एकेडमी से बाहर कर दिया जाता है, तो हमारे इन सभी कैडेट्स के ब्राइट फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने इस रीसेटलमेंट फैसिलिटीज़ वाले एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि हमारे जो यंग डिसेबल कैडेट्स हैं तो उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलना चाहिए, उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए और इस तरह की कुछ और चीज़ें जो कि उनका पूरा हक है। और अब काफ़ी लंबे समय के बाद इस दिशा में रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री ने रीसेटलमेंट फैसिलिटीज के एक्सटेंशन वाले प्रस्ताव के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में भी एक और प्रस्ताव को क्लियरेंस दिया है, जो कि स्कीम के बेनिफिट्स इन कैडेट्स को भी देगा। और उम्मीद करेंगे कि बाकी के जो रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी जल्दी भारत सरकार की तरफ से अप्रूव किए जाएंगे। और अगर आपको पूरा मामला अच्छे से समझना है तो हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, और उस वीडियो से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो कि हमारे इन कैडेट्स को उनके राइट्स दिलाने में दिन रात लगे हुए हैं। और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान को चीन की मदद से उनकी पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप, या आप ये कह सकते हैं स्पाई शिप, तो वो रिसीव हो चुकी है, जिसका नाम है PNS रिजवान, जिसे पाकिस्तानी नेवी ने अपनी सर्विस में इंडियन नेवी की INS ध्रुव के काउंटर पार्ट में इंडक्ट किया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी अपनी इस पहली स्पाई शिप को चीन के काफ़ी क्लोज कॉपरेशन के साथ ऑपरेट कर रही है। हालांकि इंडियन काउंटर पार्ट की तुलना में ये शिप साइज में छोटी है, लेकिन इसको इंडक्ट करने के साथ ही पाकिस्तान भी दुनिया के इन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिप पाकिस्तानी नेवी की सर्विस में पिछले साल इंडक्ट की गई थी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को ये स्पाई शिप दिलवाने का प्रमुख उद्देश्य है भारत पर जासूसी करना। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत जो जापान, इटली और यूके संयुक्त रूप से मिलकर एक 6th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, तो 15 मार्च को इस प्रोग्राम में काम कर रहे इन तीनों देशों के गठबंधन ने डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर पर देश के कड़े नियमों को आसान बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि इस प्रोग्राम के तहत विकसित होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स के एक्सपोर्ट को आसान बनाएगा। वरना अभी तक जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनके मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत जो फाइटर जेट विकसित होता तो वो फाइटर जेट केवल इस प्रोग्राम में शामिल डेवलपमेंट पार्टनर्स तक ही एक्सपोर्ट हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट पार्टनर्स के अलावा बाकी और कंट्रीज़ को भी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। लेकिन इस पैक्ट में एक लिमिटेशन ये है कि जो फाइटर जेट का एक्सपोर्ट है केवल उन्हीं देशों तक हो सकता है जिन देशों ने जापान के साथ डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के मामले में ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, स्वीडन, थाईलैंड, UAE, US और वियतनाम आते हैं। तो इसलिए भारत को भी इस प्रोग्राम में विकसित होने वाले एयरक्राफ्ट के लिए एक अच्छे एक्सपोर्ट कस्टमर की तरह कंसिडर किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने काउंटर पार्ट्स के इन्विटेशन पर 23 मार्च से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और इन तीनों देशों की विजिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री इन देशों के साथ बायलैटरल रिलेशंस को इन्हेंस करने पर फोकस करेंगे, और जबकि म्यूचुअल कंसर्न्स वाले रीजनल इश्यूज को भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी एक अपडेट यह है कि कल 15 मार्च को INS चिल्का में अग्निवीर के तीसरे बैच की पासिंग आउट परेड को आयोजित किया गया था, और इस बैच में टोटल 2630 अग्निवीर पास आउट हुए हैं, जिनमें से 396 विमेन अग्निवीर हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष शशिकांत कदम वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2023 में अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल VVB रेड्डी और मेजर A जयंत वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बाकी आज भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर जनरल बिपिन रावत सर की बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से वर्ष में बने थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।